Good morning, students. First of all, I want to teach CBSE class 9th economics lesson number 2. I want to teach language Hindi because एक बुक इज हिंदी। तो हम चलेंगे अब संसाधन के रूप में लो अध्याय लेसन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें यह दिखाया गया है कि संसाधन के रूप में लोग का अध्ययन एक ऐसा तरीका है जिसमें वर्तमान कौशल क्षमता को दिखाने का बोध, क्योंकि हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद के निर्माण में इसका योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधन की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। परंतु जब हम जनसंख्या के नकारात्मक पहलू को देखते हैं तो उस समय विशाल जनसंख्या कि सकारात्मक पहलू को अनदेखा कर दिया जाता है। अर्थात जब भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पर विचार किया जाता है तो हमारे सामने बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा जब अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा मानव संसाधन को हम अधिक विकसित किया जा सकता है तब इसे मानव पूंजी का निर्माण। अब मानव जितना ही अधिक कुशल, योग्य, प्रशिक्षित होता है उतना ही मानव पूंजी अधिक विकसित। और जिस देश में मानव पूंजी अधिक विकसित पाई जाती है वह देश विकास के रास्ते के शिखर को चूम लेता। ऐसी भौतिक पूंजी का भी मानवीय पूंजी का निवेश प्रतिफल प्रदान कर, क्योंकि भौतिक पूंजी को ही मानव अपने क्रियाकलाप के माध्यम से, तकनीकी सहयोग के माध्यम से उसे उत्पादन करके सकारात्मक रूप को लाते हैं। क्योंकि हम उत्पादन को उच्च दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जब तक से उत्पादन नहीं होता है तो विकास की गति धीमी पड़ जाती है। जिस स्थान के लोगों की आय उत्पादन के आधार पर यदि बेहतर होते हैं, समाज वहां पर उच्च कोटि का बनता है। ये उत्पादन का हमारे समाज पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभाव है। क्योंकि यदि शिक्षित जनसंख्या जितना ही होगी देश का उत्थान उतना ही होगा। क्योंकि मानव पूंजी जैसे संसाधन है जो भौतिक पूंजी को अपने उपयोग में लाकर वह पूंजी के विकास करने का कार्यक्रम करता है। मानव एक ऐसा संसाधन है जो भूमि और पूंजी का उपयोग करके उन्हें नए रूप प्रदान करता है। हम पिछले इतिहास को देखते हैं तो प्राचीन काल से मानव एक से एक वस्तु की खोज करते हुए आज इतना आगे बढ़े। भारत की विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति मानकर
एक दैत्य माना जाता है, परंतु जरूरी नहीं है कि विशाल जनसंख्या का दैत्य देश पर ही हो, क्योंकि मानव पूंजी और उस पूंजी का निवेश हमारे कार्य करने के कुशलता और हमारे श्रम पर निर्भर करता है। जिस उद्देश्य से हम श्रम करते हैं उसी उद्देश्य से हमें इसकी उपयोगिता महसूस हो। अनेक वैज्ञानिक अनुसंधान, अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे देश का विकास हो। कुछ इसमें कहानियां दी गई हैं विकास संबंधी गतिविधि को दिखाने के लिए। जैसे इसमें एक दिया गया है शकल की कहानी और एक विलास की कहानी। ये दोनों को दिखाया गया भारत के गांव के दृश्य लिया गया है, जिसमें अलग अलग समुदाय के लोगों को अलग अलग रूप से व्यक्त किया गया। हम शकल की कहानी का अध्ययन करेंगे। गांव सोमापुर में दो मित्र थे, एक का नाम था विलास और दूसरा का शकल। शकल 12 वर्ष का था। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे और माँ शीला घर का काम काज देखती। घर के काम काज में शकल अपनी माँ का हाथ बटा देता था। वो अपने छोटे भाई बहन जीतू और सीतू को भी देखभाल करता। उसका चाचा श्याम 10वीं पास करने के बाद भी घर पर ही बैठा था, क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं थी। बूटा और शीला भी की इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वे इस पर दबाव डालकर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए कहते हैं। उसने प्रवेश पा लिया। अच्छी तरह से पढ़ाई करके उसने उच्च शिक्षा माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। इसके पिता ने उसे अच्छी पढ़ाई के लिए मना लिया और उसे कंप्यूटर के व्यवसायिक कोर्स का अध्ययन कराया। कुछ गांव के साहूकारों से कर्ज लेकर शकल की पढ़ाई विशेष रुचि थी। वह प्रतिभाशाली भी था और उसने बड़े लगन उत्साह से अपने कोर्स पूरा किया। कुछ दिन के बाद उसे प्राइवेट फर्म में नौकरी मिली। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रारूप तैयार किया। इसके परिणाम स्वरूप उसे फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में बहुत सहायता मिली। इसी प्रकार सेवा से उत्पन्न होकर उसे बॉस ने उसे पदोन्नत कर दिया। यानी कहने का तात्पर्य है कि मानव कार्य कुशलता के माध्यम से ही यह एक समाज का जो बच्चा आगे बढ़ा। दूसरी तरफ हम विलास की कहानी लेंगे। विलास 11 वर्ष का लड़का था जो शकल के ही गांव में रहता था। उसके पिता का नाम महेश था जो एक मछुआरे थे। विलास के पिता की मृत्यु उस समय हुई जब वह केवल 2 वर्ष का था। विलास की माँ गीता जमींदार के तालाब में मछलियां खरीदती और समीप के मंडी में ही बेच डालती। अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। मछलियों से प्रतिदिन 20 से 30 रुपये बचा लेती थी। विलास गठिए के रोग से ग्रस्त हो गया था, किंतु माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी तरह जांच पड़ताल कराए, डॉक्टर को दिखा सके, स्कूल में न जा सके, छोटे भाई बहन की देखरेख, रसोई के कामों माँ की मदद करना, ये सब सारी प्रक्रियाओं इस विलास के साथ। उसकी माँ बीमार हो गई। जब उसने देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं था, तो मजबूर होकर विलास को भी उसी गांव में मछली बेचनी। इसका परिणाम हुआ कि वो अपनी आमदनी बढ़ाने में असमर्थ। इन 2 कहानियों से हमें यह निष्कर्ष निकलता कि कार्य कुशलता मानव श्रम पर निर्भर करती। मानव में यदि
होते हैं, कार्य करने की क्षमता होती है, तो वह संसाधनों का सही प्रयोग कर इन दो संशोधनों के माध्यम से ही वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी अनेक अध्ययन से पता चलता है कि शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा मानव संसाधन में निवेश करके आने वाले समय में हम बेहतर प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। भूमि और पूंजी में निवेश के भांति लोगों में यह निवेश पैदा करना, मनुष्य शेयरों और बांडों में निवेश इस उम्मीद से करता है ताकि भविष्य में मुझे उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सके। एक बच्चे पर शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में किया गया निवेश भविष्य में उच्च आय का एक सर्वोत्तम साधन माना है। समाज में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है। यह देखा गया कि शिक्षा के महत्व को अनुभव करते हुए माँ बाप और बच्चों को शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हुए निवेश करते हैं। वे अपने बच्चों को उचित पोषक आहार, स्वच्छ विशेष सुविधाएं, बच्चों के फीस, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर जो परिवार ध्यान देते हैं उनके बच्चे योग्य होते हैं। माता पिता के निर्माण से ही बच्चों का निर्माण, वही बच्चे विकसित होते हैं। जब बच्चे विकसित होते हैं तो देश विकसित होता है, और जब देश विकसित होता है तो मानव कल्याण के लिए उपयोगी है। हम एग्जाम्पल लेंगे, जापान एक विकसित धनी देश है, इसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऐसा देश मानव संसाधन पर निवेश करता है। ऐसे देश प्राकृतिक संसाधनों को आयात करता है और वे लोगों विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करके धनी अथवा विकसित बनता है। यहाँ के लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया, इसी के बल पर वह विकसित बन गया। थैंक्स। नेक्स्ट।